हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिनिशर CS एंड IT यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छे लगे तो, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होगा हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक। इससे पहले हम वेरिएबल्स का टॉपिक कर चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स दो टर्म आप लोगों के सामने इस पेज पे यहाँ पे दिख रही हैं आपको। बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटेशन करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, इज इक्वल टू का साइन है, ये सभी क्या होते हैं, ऐसे ये ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। ये ऑपरेटर्स किन के साथ काम करते हैं? ये ऑपरेटर्स काम करते हैं ऑपरेंड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लिखता हूँ ए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या ए है क्या 3 है हमें कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही इस ए और 3 के बीच में मैं इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो अब हमें पता लग गया कि ए जो है वो 3 के बराबर है, यानी कि 3 वैल्यू जो है वो ए के अंदर है। तो यहाँ से ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा वेरिएबल और 3 क्या हो गई उसकी वैल्यू। और वेरिएबल और वैल्यू के बीच में एक रिलेशन बन गई इज इक्वल टू का साइन लगने से। किसका लगने से? यहाँ पे ऑपरेटर का साइन लगने से, एक ऑपरेटर लगने से, और ये बन गई एक पूरी स्टेटमेंट। तो ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेंड्स पे अप्लाई किए जाते हैं। ऑपरेंड्स वेरिएबल भी और वैल्यू भी, दोनों को ही हम ऑपरेंड्स बोल सकते हैं। और जैसे ही उनके बीच में कोई ऑपरेटर लगता है तो वो पूरी हमारी क्या कहलाती है? एक स्टेटमेंट कहलाती है। तो यहां से हमें पता लग गया कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स कंप्यूटेशन। और वो कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं? दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे अप्लाई किए जाते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वैल्यू या फिर वेरिएबल्स ऑपरेंड्स होते हैं। अब कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप पे अलग अलग तरह का बिहेवियर करते हैं, वो हम आने वाले टाइम में अभी देखने वाले हैं, नेक्स्ट मतलब आगे अभी जो वीडियो आगे चलेगी उसमें। और जो ऑपरेटर्स होते हैं जब हम उनको ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी होगी कि ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स फॉर्म, वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स पे अप्लाई किया जाता है तो वो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन जो आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप उसको टिक कर देना। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है, ऐसी स्टेटमेंट मिलती है, वैल्यू एंड वेरिएबल्स, जो वैल्यू होती है और जो वेरिएबल्स होते हैं, व्हेन यूज्ड विद ऑपरेटर, जब वो ऑपरेटर के साथ यूज किए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको ऑपरेंड्स बोला जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा और अब इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा फ्यूचर में। सबसे पहले जो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास वो होते हैं मैथमेटिकल या फिर जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला सिंबल जो होता है वो प्लस का साइन होता है, जिसका काम होता है एडिशन करना, यानी कि जमा करना, जोड़ करना। तो अगर हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जोड़ना है तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, या फिर हमें एक टेक्स्ट वैल्यू को दूसरी टेक्स्ट वैल्यू के साथ जोड़ना है तो भी हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। दूसरा सिंबल होता है माइनस का, जिसका काम होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटा करना। अगर दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं तो उनका जो माइनस होके सब्सट्रैक्शन होके जो हमें आंसर मिलता है, जैसे 55 में से 45 घटाना है तो हम बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे, 30 में से 80 घटाना है तो भी हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। तीसरा हमारे पास यहाँ पे सिंबल होता है, स्टार का सिंबल होता है, जो कीबोर्ड के ऊपर आपका 8 जिस की पे लिखा होता है, अगर उसके साथ शिफ्ट की अगर आप दबाते हो तो आपका जो है वो स्टार का साइन वहाँ पे निकलता है। वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के काम आता है। दो वैल्यूज़ की अगर आपको गुणा करनी है तो भी उसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर एक टेक्स्ट वैल्यू को आपको काफ़ी बार वहाँ पे प्रिंट करवाना है, ये जो गुड लिखा हुआ है इसको, इसके गुड के बाद स्टार लगा दिया और अगर 3 लिख दिया तो 1, 2 और 3 बार गुड जो है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे 4 होता तो गुड एक बार और यहाँ पे प्रिंट हो जाता, तो 4 बार गुड प्रिंट हो जाता। उसके बाद आता है डिवीज़न का साइन। अब देखो, डिवीज़न के साइन में ना दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने की। अगर ऊपर भी इंटीजर है
और डिवीजन में भी इंटीजर है। 17 एक क्या है, इंटीजर वैल्यू है पॉजिटिव, और नीचे क्या है 5, वो भी इंटीजर वैल्यू है पॉजिटिव। जब एक इंटीजर को इंटीजर के साथ भाग करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा क्वोशेंट। 5 3 15, बचा कितना 2, तो रिमाइंडर नहीं, जो क्वोशेंट होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन जब आप एक इंटीजर वैल्यू को, ऊपर क्या है इंटीजर वैल्यू है और नीचे क्या है, नीचे एक फ्लोट वैल्यू है, तो जब इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू के साथ आप डिवाइड करवाओगे तो जो पूरा पूरा क्वोशेंट होगा वो लिखा जाएगा, यानी कि 5 3 15 पॉइंट, जो 2 बचा और फिर 0 लगेगी, 5 के 20। जब ऊपर फ्लोट वैल्यू हो और नीचे इंटीजर वैल्यू हो तो भी पूरा का पूरा जो क्वोशेंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन जब ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है तो पहली बार जितने पे जाता है वही आपको लिखना होता है, पूरा जो आंसर होता है वो आपको नहीं लिखना होता है। जैसे मान लो अगर एक इंटीजर है 28, उसको इंटीजर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 निम 27 होता है, एक क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया। लेकिन हमने आंसर में क्या लिखना है, हमें लिखना है 9, कितने पे गया वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का जो साइन होता है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनके आंसर्स तो बच्चे आराम से दे देते हैं लेकिन यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परसेंटेज के साइन को मॉड्यूलो भी बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको परसेंटेज ना लेके आप इसको मॉड्यूलो को तौर पे लो। मतलब क्या होता है कि जब ये साइन किसी संख्याओं के बीच में लग जाता है तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर होता है। जैसे 17 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 पे जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 2 क्या होगा आंसर में लिखा जाएगा। 23 को जब 2 से भाग दोगे या 23 और 2 के बीच में जब मॉड्यूलो का साइन लगाओगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1 बचा, तो 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मॉड्यूलो का साइन क्या करता है, आंसर में हमें रिमाइंडर देता है, जो शेषफल हमारा बचता है वो हमें आंसर में देता है। और डिवाइड का साइन जो होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें क्वोशेंट देता है आंसर में, जितने पे जाता है वो आंसर में देता है। उसके बाद एक स्टार अगर हमने लगाया था तो वो होता है गुणा का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अगर हम लगातार 2 स्टार लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2 स्टार स्टार 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया जो आगे वाली वैल्यू होती है वो पीछे वाले वैल्यू की पावर के तौर पे काउंट की जाती है। तो 2 स्टार स्टार 3 का मतलब यहाँ पे है 2 की पावर 3, जो कितनी होती है 8 होती है, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है। वहीं पे अगर एक इंटीजर वैल्यू के बाद स्टार स्टार लगा के फ्लोट वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू लगा दी जाती है तो रिजल्ट आपके पास 4.0 आता है। अब ये 4.0 कैसे आता है, जब हम 16 की पावर 0.5 करते हैं तो इतना मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आता है कि आप इसको सोल्व कर सकें, तो आंसर क्या हो जाता है 4.0 हो जाता है। वहीं पे 2 स्टार स्टार 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 8 हो गई। 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, 256 के बराबर होता है। तो 2 स्टार जब एक साथ आते हैं तो एक्सपोनेंशिएशन का काम करते हैं, यानी कि पावर का काम करते हैं। वहीं पे अगर आपके पास जो डिवीजन का साइन होता है उसको 2 बार लगा दिया जाए तो उसको बोला जाता है इंटीजर डिवीजन, या फिर उसको फ्लोर डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें भी डिवीजन की तरह जब देखो एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के साथ इंटीजर डिवीजन किया जाता है तो क्वोशेंट लिखा जाता है, रिमाइंडर को छोड़ दिया जाता है। 2 तिया 6 और 0.0 भी यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। वहीं पे एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के साथ फ्लोर डिवीजन करवाओगे तो 2 एकम 2, 1 पे गया, 2 एकम 2, जो रिमाइंडर बचा उसको लीव कर दिया, उसको नहीं लिखा। तो ये होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे रिमाइंडर हमारा आंसर होता है। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है स्टार स्टार, जिससे हम पावर लगाते हैं। उसके बाद होता है आपका इंटीजर डिवीजन, या फिर इसको आप फ्लोर डिवीजन भी बोलते हो, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो अलग रिजल्ट आता है, पॉइंट में आता है, और जब इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो इंटीजर रिजल्ट आता है।
नेक्स्ट होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब जो एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन स्थापित करते हैं। सबसे पहला होता है आपका लेस देन का साइन। लेस देन का साइन कैसे यूज होता है, आपको दो वैल्यूज के बीच में लेस देन का साइन लगा के हम कोड करते टाइम, प्रोग्राम लिखते टाइम ये पता करते हैं कि वो वैल्यू ट्रू है या वो वैल्यू फॉल्स है। तो इस हिसाब से हम इसका रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन का साइन का यूज करते हैं। 7 इज लेस देन 10 तो यस ये ट्रू होता है। 7 इज लेस देन 5 ये फॉल्स होता है। 7 इज लेस देन 10 इज लेस देन 15 ये क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। 7 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 15 दोनों जो है वैल्यू वो ट्रू है, तो ट्रू आंसर हो जाएगा। हेलो इज लेस देन गुड बाय, क्या हेलो गुड बाय से छोटा है, तो फॉल्स होगा दोस्तों। लेकिन अगर गुड बाय छोटा है हेलो से तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये बात हम जब str यानी कि स्ट्रिंग का जब हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ेंगे वहां पे ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका ग्रेटर देन का। क्या 7 5 से बड़ा है तो ट्रू आंसर हो जाता है, क्या 10 10 से छोटा है, जी नहीं, तो फॉल्स आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे कर दिया इन्होंने हेलो इज ग्रेटर देन गुड बाय, जो हेलो इज लेस देन गुड बाय यहाँ पे था वो फॉल्स था, तो हेलो इज हेलो क्या हो जाएगा, अगर छोटा नहीं है तो हेलो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद साइन होता है आपका लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। 2 5 से छोटा है या बराबर है, हेलो गुड बाय से छोटा है या बराबर है, तो 2 5 से छोटा है बराबर है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन 7 4 से छोटा या बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला होता है आपका बड़ा है बराबर यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो क्या हो जाएगा, ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला होता है आपके 2 सिंबल होते हैं, एक होता है एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ इज इक्वल टू का साइन, या फिर होता है आपका जो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन जो होता है उसको एक साथ लगाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये दोनों सिंबल किसके होते हैं, ये नॉट इक्वल टू के होते हैं। जब हमें दो चीज़ों के बीच में ये दर्शाना होता है कि वो उसके बराबर नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे 10 एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या है कि 10 11 के बराबर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन जब 10 और 10 के बीच में हम इसी साइन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 10 के बराबर होता है। नेक्स्ट होता है आपका 2 बार अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो उसका मतलब होता है इक्वल टू। 10 10 के बराबर है, ठीक है, 10 बराबर है 11 के तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं दोस्तों, जिसमें हम एक रिलेशन स्थापित करते हैं, एक संबंध बताते हैं दो चीज़ों में कि वो दो चीज़ें एक दूसरे से छोटी हैं, बड़ी हैं, बराबर हैं, इक्वल नहीं हैं। तो ये सारे होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगले ऑपरेटर्स आपके होते हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहां पे एक लॉजिक होता है, 2 कंडीशन दी होती हैं, दोनों कंडीशंस को की तुलना करके हमें आंसर निकालना होता है। पहला होता है सिंबल आपका और का, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, उसके बीच में हमने लगाया है और दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट का आंसर भी ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट का आंसर भी ट्रू है, बीच में हमने और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है। तो और जब यूज होता है तो वहां पे अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो आंसर हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। मान लेते हैं एक स्टेटमेंट ए थी, एक स्टेटमेंट बी थी। ए स्टेटमेंट निकली फॉल्स और बी स्टेटमेंट निकली ट्रू, लेकिन दोनों के बीच में हमने और ऑपरेटर का यूज किया है। तो और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भले ही फॉल्स हो लेकिन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। वहीं पे एक स्टेटमेंट मान लो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दोनों में हम अंतर देखते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एंड का सिंबल। अब इस एंड को हमने फॉल्स और फॉल्स के बीच में भी लगाया है और इस एंड को हमने ट्रू और ट्रू के बीच में भी लगाया है। तो अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स, दोनों की दोनों सिचुएशंस अगर ट्रू हैं तो ही हमारे पास आंसर ट्रू आता है। यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स ले लेते हैं चलो, तो अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर एंड ऑपरेटर लगा है तो दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा।
इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, और में क्या था, इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। उसके बाद होता है नोट। नोट का काम क्या होता है, अगर आपका आंसर ट्रू आया है तो आंसर करोगे फॉल्स, अगर आपका आंसर फॉल्स आया है तो आंसर क्या कर दोगे, ट्रू। तो नोट क्या करता है, रिवर्स द स्टेट ऑफ ऑपरेंड या कंडीशन, रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है कंडीशन को। उत्तर आपके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर अगर ट्रू वैल्यू निकल रहा है तो ऑप्शन आपको कौन सा ठीक करना है, ऑप्शन आपको फॉल्स का ठीक करना है दोस्तों। और आंसर अगर आपका फॉल्स निकल रहा है क्वेश्चन का तो ऑप्शन आपको ट्रू वाला ठीक करना है जिसपे ट्रू लिखा होगा। ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहां पे दो कंडीशंस के बीच, दोनों कंडीशंस की ट्रू और फॉल्स के हिसाब से हमारे पास आंसर आता है। अगले होते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे हम किसी पे कोई वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं क्या, x, और एक वैल्यू उसमें असाइन करते हैं क्या, 12, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से कर पाए हम, इज इक्वल टू के सिंबल से। यहाँ पे x और 12 के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल लगने से हमें पता लगता है कि x कोई वेरिएबल है और उसमें हमने 12 वैल्यू को डाला है। यहाँ पे y कोई वेरिएबल है जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू ग्रीटिंग्स को डाला है। तो अगर इसी वैल्यू के हिसाब से अब हम बचे हुए सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर आपका आता है प्लस साइन के साथ, अगर हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो क्या होता है। तो अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये क्या करता है, एडिड एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। यानी कि देखो दोस्तों, x प्लस इज इक्वल टू 2 जो है इसका रिजल्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है कि जो भी आपका वेरिएबल होता है और वो किसी के बराबर अगर आपने लिखा होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, पहले x की जो वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 12 वैल्यू थी, उस वैल्यू में जो वैल्यू आपने वहां पे डाली है वो इज इक्वल टू होने के बाद क्या हो जाती है दोस्तों, उसमें ऐड हो जाती है। तो यहां से आंसर क्या निकलेगा आपका, 14 निकलेगा, क्योंकि 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वहीं पे अगर आप माइनस और इज इक्वल टू को एक साथ लिखते हैं, यानी कि x माइनस इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यही 12 माइनस 2 हो जाएगा और आंसर क्या निकलाएगा आपके पास, 10 निकल के आ जाएगा। तो माइनस इज इक्वल टू क्या करता है, सब्ट्रैक्टेड एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। वहीं पे अगर आप इज इक्वल टू के साइन के साथ स्टार सिंबल का यूज करते हैं तो स्टार किसके लिए यूज होता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो x स्टार इज इक्वल टू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों, 24 निकलेगा। वहीं पे इज इक्वल टू के साइन के साथ अगर हम डिवाइड का साइन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, डिवाइड एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। यानी कि x डिवाइड इज इक्वल टू 2 का मतलब है 12 डिवाइड इज इक्वल टू 2, यानी कि 12 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। वहीं पे अगर आप मॉड्यूलस का साइन का यूज करते हैं, मॉड्यूलो साइन का यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, टेकन मॉड्यूलस यूजिंग 2 ऑपरेंड्स, जो मॉड्यूलस हमने लिया है 2 वैल्यूज और 2 ऑपरेंड्स का यूज करके वो क्या करेगा, एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि x मॉड्यूलो इज इक्वल टू 2। तो 12% अगर 2 करोगे तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, मॉड्यूलो के साइन में हमें रिमाइंडर लिखना होता है, लेकिन 12 तो 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। वहीं पे अगर स्टार स्टार के साथ अगर इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है वो इज इक्वल टू के साइन के साथ लगती है, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी, स्टार स्टार इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा कि जो x की वैल्यू थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके स्क्वायर पे चली जाएगी। और 12 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है, 144 होता है। वहीं पे अगर फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ जब हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये क्या करता है, परफॉर्म्ड फ्लोर डिवीजन ऑन ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर होते हैं उनके ऊपर फ्लोर डिवीजन होती है परफॉर्म, और क्या होती है, असाइन हो जाती है वैल्यू किस पे, लेफ्ट ऑपरेंड पे। तो x फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 2 अगर होगा तो इंटीजर को जब हम इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर भी किस में आता है दोस्तों, इंटीजर में आता है, यानी कि क्वोशेंट जितने पे वो जाता है वो क्या होता है, हमारा आंसर होता है।
तो यहां से हमें पता लग गया इज इक्वल टू का साइन का मतलब होता है एक वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं वो कैसे असाइन होती है, जब इज इक्वल टू का साइन बीच में लग जाता है तभी माना जाता है कि वो दोनों क्या है, इक्वल है और वो उसकी वैल्यू होती है। वहां पे हमने देखा प्लस और इज इक्वल टू का साइन अगर हम लगाते हैं तो क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू जिस वेरिएबल पे हमने असाइन की होती है उस वैल्यू में आगे वाली वैल्यू क्या होता है, जुड़ जाती है। माइनस लगता है तो वही वैल्यू घट जाती है। इज इक्वल टू और स्टार साथ में आते हैं तो वो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवीजन इज इक्वल टू में वो पावर उसके साथ डिवाइड हो जाती है। मॉड्यूलस इज इक्वल टू में वो पावर उसका हम रिमाइंडर लिखते हैं। स्टार स्टार इज इक्वल टू यानी एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू करते हैं तो वो पावर में चली जाती है। और फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू में हमने देखा कि हम क्या लिखते हैं, कोशेंट वहां पे लिखते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं पाइथन में आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, तो हम अगर मान लो मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3, फिर मैं लिखता हूँ a प्लस b, तो ये क्या है हमारे पास, ये ऑपरेटर है, यहाँ पे वेरिएबल भी है, यहाँ पे वैल्यू भी है, और इनके बीच में इज इक्वल टू का साइन लग के क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन भी बन रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी थी एक्सप्रेशन की, अगर आप लोगों को ध्यान ना हो तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखी थी कि ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन। जब ऑपरेटर्स अप्लाई किए जाते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो उसी एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी हमारी वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन बोला जाता है। वो क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू जनरेट करता है। a इज इक्वल टू 5 क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू को जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन इज सोल्ड बाय कंप्यूटर एंड गेट्स इट वैल्यू। एक्सप्रेशन को क्या कौन करता है, कंप्यूटर ही तो सोल्व करता है ना, इसको हमारा सॉफ्टवेयर सोल्व करता है, और फिर हमें क्या दे देता है, एक वैल्यू दे देता है। एक्सप्रेशन वैल्यूज इन टर्न कैन एक्ट एज ऑपरेंड्स फॉर ऑपरेटर्स। जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑपरेंड्स के लिए एज ए ऑपरेटर काम करती हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 10 प्लस 5 है, 9 प्लस 4 प्लस 2 है, ये क्या है, दो एक्सप्रेशन है। 10 प्लस 5 भी 15 होता है, 9 और 4 प्लस 2 भी 15 होता है। दोनों के दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों के दोनों का रिजल्ट आएगा 15 आएगा। और अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो 5.0 डिवाइड बाई 4 प्लस 63.0 अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ये क्या करेगा, ये डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू देगा, डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करेगा। और इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड एक्सप्रेशन बोला जाता है, मिक्स्ड एक्सप्रेशंस बोला जाता है। ये a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, a प्लस b, ये क्या है, ये सिंपल एक्सप्रेशंस हैं। अगर यहीं पे हमारे साथ अगर कुछ ऐसा आ जाता है, मान लो 6.1 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 2.3 फिर -3, तो ये क्या हो गया, ये एक मिक्स एक्सप्रेशन हो गया, काफ़ी सारी वैल्यूज का एक मिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो दो तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, एक सिंपल एक्सप्रेशन और एक मिक्स एक्सप्रेशन। पाइथन स्टेटमेंट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। अब जिस कोड ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है हमारा इंटरप्रेटर, उसको क्या बोला जाता है, एक पाइथन स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे x इज इक्वल टू हमने 5 डाल दिया, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू होगा x स्टार स्टार 2, यानी कि एरिया क्या होगा, 5 स्टार स्टार 2, यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि क्या होगा, 25 होगा। तो ये तो क्या हो गई, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई। और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये हमने हैश सिंबल का यूज करके बताया है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एक कमेंट बोला जाता है। अगर सिंगल लाइन कमेंट डालनी होती है तो हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। एक से ज्यादा लाइन की कमेंट डालनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, हर एक लाइन के आगे हैश लगा सकते हो, या फिर शुरुआत कर सकते हो ट्रिपल कोट से और 3 कोट से उसको बंद कर सकते हो, अगर आपको एक से ज्यादा लाइन में कमेंट लिखनी है तो हम करते हैं प्रिंट x, तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता है। लेकिन एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है x स्टार स्टार 2, 5 स्टार स्टार 2, 25, और अगर सिर्फ x प्रिंट कराओगे तो x कितना है, 5, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट x क्या किया हमने, ये की है एक प्रिंट स्टेटमेंट।
एक प्रिंट स्टेटमेंट दी हमारे इंटरप्रेटर को, जिसने हमें वो वैल्यू प्रिंट करके दे दी। तो वही बताया गया है कि एक पाइथन की जो स्टेटमेंट होती है वो कोड की एक ऐसी यूनिट होती है जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे एरिया प्रिंट कराएंगे, एरिया की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, एरिया होता है x स्टार स्टार 2। तो एरिया को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का साइन यूज किया गया है। और x को भी प्रिंट कराएंगे और फिर कोमा लगा के एरिया को भी प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो भी प्रिंट हो जाएगी और जो एरिया की वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट एक्स क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है। और दो तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है और एक कैसा होता है, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। तो ये फर्क होता है एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स में। अगला टॉपिक है आपका कमेंट्स का। कमेंट देखो क्या होता है, मान लो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, मान लो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन शेल में मेरा कोड लिख रहा हूँ। कोड लिखते लिखते मुझे यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ गई, एक ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ गई जो समझने में काफ़ी मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा हैश, और हैश करके और इस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने इस वजह से ये काम किया है। सो दैट क्या होगा कि इस सोर्स कोड को जब मैं गिटहब के ऊपर या कहीं भी सेव करूँगा और कोई और प्रोग्रामर इस कोड का यूज़ करेगा तो वहाँ पे वो कमेंट को देख के फिर उस एक्सप्रेशन को वो समझ पाएगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ की गई थी वीरेंद्र के द्वारा, ये इस वजह से की गई थी। तो कमेंट्स हमारी इस तरीके से हेल्प करती है। एज द प्रोग्राम गेट्स बिगर, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। सिंपल सी बात है, एक तो 1 पेज का प्रोग्राम हो, एक 50 पेज का प्रोग्राम हो, तो पढ़ने में तो दिक्कत होगी, चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। एक तो मैं लिखता हूँ सिंपल a = 3, b = 4 और a + b, इसको तो कोई भी समझ लेगा। लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन, मिक्स एक्सप्रेशन में 50-60 पेजों में लिख दूंगा तो समझने में दिक्कत आएगी। टू मेक आउट वट इट डूइंग बाय जस्ट लुकिंग एट इट, सिर्फ उसको देखने से पता नहीं लगेगा। सो इट इज़ गुड टू ऐड नोट्स, नोट्स ऐड करते हैं हम, कमेंट्स को नोट्स की तरह ऐड कर देते हैं वहाँ पे, ताकि और कोई उसको समझ पाए। जब उसको लिखते हैं उस टाइम उसमें नोट्स ऐड कर देते हैं। उन्हीं नोट्स को जाना जाता है कमेंट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, पाइथन में एक कमेंट स्टार्ट जो होती है वो हैश सिंबल से होती है, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया था। एनीथिंग, कुछ भी हैश के बाद अगर लिखा जाता है वो इंटरप्रेटर द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, इग्नोर किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हैश सिंबल के बाद एक लाइन लिखी हुई इग्नोर कर दी जाती है, किसके द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा। उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक कमेंट, जिसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, यानी कि वो एग्जीक्यूशन में नहीं आती। वो हमारे कोड का हिस्सा तो होता है लेकिन वो एग्जीक्यूशन का हिस्सा नहीं होता, उससे कोई आउटपुट हमें नहीं मिलता। दैट इज इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। एक कमेंट कैन अपीयर ऑन ए लाइन बाय इटसेल्फ, एक लाइन लिखी उसके ऊपर भी अपीयर हो सकती है, और दे कैन ऑल्सो बी एट द एंड ऑफ द लाइन, और लाइन के आखिरी में भी लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हैश, यहाँ पे हमने हैश लगाया कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द स्क्वेयर, ताकि हमारे कोड को फिर कोई और देखेगा तो उसको ये कमेंट देख के पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकाला गया था, इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन डाला गया था। या तो कोड के लाइन के साथ साथ आप डाल सकते हो कमेंट, या फिर आपकी कोड की लाइन खत्म करने के पीछे, उसके बाद आप डाल सकते हो। फॉर एडिंग मल्टी लाइन कमेंट इन ए प्रोग्राम, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो क्या हो गई, देखो एक सिंगल लाइन की कमेंट हो गई। लेकिन ऐसी अगर हमें ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसी 5 लाइन्स की अगर हमें कमेंट डालनी हो तो हम क्या करेंगे, या तो हम हर एक लाइन के आगे हैश सिंबल लगा सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। कौन से, ये देखो इनका यूज आप कर सकते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग या मल्टी लाइन कमेंट डालने के लिए। We should use as many useful comments as we can to explain, हम जितना मन चाहे उतनी कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे किए हुए काम को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से हमारे काम को बताने के लिए।
तो यहाँ से कमेंट्स का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कमेंट का सिंबल कौन सा होता है और सिंगल लाइन कमेंट कौन से सिंबल से लिखी जाती है पाइथन के अंदर। अब जहाँ तक मेरा मानना है, अगर एग्जामिनर अब की बार थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि मल्टी लाइन यानी एक लाइन से ज़्यादा लाइन की कमेंट कैसे किस सिंबल के साथ डाली जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कमेंट का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता लग गया क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता लग गया आपको क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स यानी कि ऑपरेटर्स का जो आज का हमारा टॉपिक था वो भी आपको पता लग गया होगा कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक जो थे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और प्यार अपना देता रहिए। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।